हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त किया था। तृतीय चरण लिखना है। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग कहा जाता है। तो गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी, इनके विषय में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षा दीक्षा, ये तो आप सबको पता ही है ना। कि माता पिता का भी नाम नहीं पता है। अच्छा, क्या नाम था इनके माता जी का? हाँ, अच्छा। तमामों लोग माता को पत्नी, पत्नी को माता बनाते रहते हैं। हाँ, तो माँ बाप सबका नाम आप लोगों को पता ही है। इन्होंने भी बैरिस्टर की पढ़ाई किया था। आप सब बैरिस्टर है ही हैं, हैं? तो 1889 से 91 तक, कब से कब तक? 1889 से 91 तक यही इनका सेशन था। इन्होंने ब्रिटेन में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। पूरी नहीं कर पाए, कई बार गड़बड़ाए, फेल हो जाते थे। स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे वो कानून समझ में आता नहीं था। फिलहाल कैसो डिग्री पूरी हुई, भारत वापस आ गए और 2 वर्षों तक भारत में वकालत किया। 2 वर्षों तक भारत में वकालत किया, 1891 से 93 तक। वकालत भी इनको समझ में नहीं आती थी। बिल्कुल वकालत इनकी चल ही नहीं रही थी, है ना। कैसो अपना लिखते हैं कि अदालतों की जो चालबाजियां थी वो मुझे समझ में नहीं आती थी। 1893 में इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। गुजरात के एक इंटरनेशनल लेवल के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारिक मामला, मुकदमा फंसा था। उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा कि भैया जाओगे मेरा मुकदमा लड़ने का? हाँ बोल दिए। यार, जिसकी वकालत इंडिया में न चल रही हो और एकाएक उसे इंटरनेशनल लेवल का वकील बनने का ऑफर आ जाए तो कोई ठुकराएगा? कहे हाँ ठीक है जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर थे। वहां के दो बड़े शहर हैं। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर थे। अब वकील साहब पैसा वैसा पाए ही थे क्लाइंट से, हैं? ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट लेकर उसमें सवार हो लिए। और दक्षिण अफ्रीका में एक चलन था, चलन कि ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सिर्फ गोरे लोग यात्रा कर सकते थे, काले लोग यात्रा नहीं कर सकते थे। काले इन द सेंस एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोग, है ना। अब एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का कोई चाहे जितना गोरा व्यक्ति हो, अंग्रेजों की दृष्टि में वो काला ही है ना। अब तुरंत अंग्रेजों ने इनसे प्रश्न किया, कैसे इस ट्रेन में, कैसे इस बोगी में, क्योंकि इसमें तो गोरे यात्रा करते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा भैया टिकट लेकर। हाँ, कहे वो तो पता है टिकट लेके आए होंगे, लेकिन आपको नहीं पता है क्या कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सिर्फ गोरे लोग यात्रा कर सकते हैं, काले नहीं?
तो वकील लोग कानून भी बहुत बताते हैं। राम न करे कभी वकीलों के बीच में बैठिए। हाँ, तो भाई वही उनका जीवन है। दो लोग आपको बहुत पकाते हैं, कभी ध्यान देना। दो लोग जहां रहेंगे अपना ज्ञान बघारते रहेंगे। पहला स्थान टीचर का है। ये जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, पहली बात तो धरती पर इनका स्थान वाकई में सर्वोच्च है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, अहंकार हो जाता है। और ये जहां बैठेंगे ना, ऐसा ज्ञान कि अन्य लोग हानि मारते रहेंगे। तो इन्होंने भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका में कोई ऐसा कानून तो हमने नहीं पढ़ा। अंग्रेजों ने कहा कानून बनाए हम, बताएंगे आप मुझे। सबसे पहले बड़ी दुखद घटना थी, किसी के जीवन में भगवान न करे ऐसा हो, है ना। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी को दोनों सीटों के बीच में जहां हम आप पैर रखते हैं, धक्का देकर वहां गिराया कि सीट नहीं, आपका स्थान ये है, पैर के पास। और पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन जब आया तो पुलिस की सहायता से बलपूर्वक इन्हें इनका हाथ पकड़कर ऐसे जैसे सामान प्लेटफॉर्म पे फेंका जाता हो, महात्मा गांधी को फेंक दिया गया। इससे गांधी जी बहुत आहत हुए। ऐसा क्यों किया गया? रंग भेद नीति के कारण, क्योंकि रंग में ही तो भेद था। बाकी वो जो अंग्रेज बैठे थे, हो सकता है यदि ज्ञान की बात करते तो महात्मा गांधी के ज्ञान के सामने वो कैसे टिक पाते। तो रंग भेद था, योग्यता का कोई मतलब ही नहीं था। फिलहाल महात्मा गांधी घोड़ा गाड़ी किए और वहां से प्रिटोरिया पहुंचे। जो मुकदमे की आइल फाइल थी उसको उन्होंने अपना प्राप्त किया। एक दो पेशी पर गए, वहां देखा कि यहां भी अदालत में बड़ी खराब स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसके खिलाफ मुकदमा था, महात्मा गांधी डायरेक्ट उसके पास पहुंच गए, उससे संपर्क स्थापित किया, उन्हें पूरी फाइल दिखाया। कहा देखो, ये मुकदमे से एकदम बिल्कुल साफ है कि आप इसके वास्तविक हकदार नहीं हैं, ये मुकदमा आप हारेंगे। तो मैं आपको ये पर्सनली सलाह देना चाहता हूं कि क्यों समय और धन जाया कर रहे हैं, है ना। क्यों समय और धन जाया कर रहे हैं? अगर आपको कोई आर्थिक समस्या है तो बताइए, उसको भी हल करवा देंगे, लेकिन झूठा मुकदमा न लड़िए। उसे इनकी बात समझ में आ गई और दोनों पक्षों में इन्होंने समझौता करवा दिया, सुलह करवा दिया। मुकदमा दादा अब्दुल्ला के पक्ष में, है ना। वो मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा था, तो इससे इर्द गिर्द के वकीलों के बीच इनकी धाक थोड़ा सा बढ़ी कि यार इन्होंने तो वारा न्यारा करवा दिया। फिर कई मुकदमे इनको मिले और ये अदालत के भीतर नहीं, अदालत के बाहर ही लगभग सारे मुकदमे फाइनल करवाए। तो अच्छी खासी इनकी प्रतिष्ठा वहां बढ़ गई। दरअसल देखो, ये जो फिलहाल ये आप लोगों के धंधे के तो खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, कोर्ट कचहरी बहुत घातक है। जिसके मुकदमे हैं उसके लिए, वकीलों के लिए नहीं, है ना।
जब पहली बार कोई केस किसी वकील के पास जाता है तो हमें लगता है वकील साहब देखकर जान जाते होंगे कि इसमें क्या दम है। हाँ, अच्छा तमामू भाई ऐसे भी वकील हैं कि केस में बिल्कुल उल्टा सजा दिलवा देते हैं। मेरे सामने एक उदाहरण है, मैं वकालत की मतलब को मान गया कि ऐसे नहीं, वो पट्टी बंधी है, जो तराजू वाली है पट्टी ऐसे नहीं बंधी है। मेरे परिचय में एक हत्या हुई थी, हत्या हुई थी, मेरे सामने हत्या हुई थी। विश्वास करिए, मैं जानता हूं हत्या किसने किया था। हा? अन्य लोग भी जानते थे, ऐसे देखे थे। यही प्रयागराज जिले की बात है, यही कचहरी में मुकदमा चला। जानते हैं लोगों ने किसका नाम लिखवाया? वो 4 भाई थे, उसमें जो दोनों वर्किंग थे, एक सरकारी नौकरी में था, एक प्राइवेट नौकरी करता था, हत्या किया था घरवा में रहने वाला जो नल्ला आदमी था। मुकदमे में नाम किसका लिखवाया गया? दोनों वर्किंग का। वो भी यही वकील साहब हैं जिन्होंने मुकदमा लिखवाया, उनके साले की हत्या थी, सगे साले की हत्या है ना। मुकदमा उन्होंने नाम लिखवाया उन दोनों का जो यहां उस समय घटना स्थल पर थे ही नहीं। और भैया कैसा मुकदमा लड़े वो, है ना। आजीवन कारावास की सजा पिछले 4 साल पहले अभी हुई। कई वर्षों तक जेल में थे वो, तो हाई कोर्ट में मामला गया है, तो बेल वगैरह हुई है, बाहर हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जल्दिए फिर अंदर होने की बारी आ गई। तो कानूनी दांव पेंच तो वकीलों की इतनी बड़ी है कि जिसने हत्या किया वो बाहर टहल रहा है, और जो हत्या के अवसर पर वहां से कम 15 किलोमीटर दूर अपनी ड्यूटी पर था, वो जेल में है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। तो कानूनी दांव पेंच तो इतनी तगड़ी होती है। अब पता नहीं वकील साहब क्या देखे दिखाए होंगे और जज साहब क्या देखे होंगे, हम तो नहीं जानते। इसे कोई न्याय कहेगा? ये न्याय है? हाँ, ये कुछ नहीं है। लेकिन चलिए जाने दीजिए, आप सब न्याय के छात्र हैं। आप भी जब जज बनेंगे ना, आपकी भी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, कारण आप अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। FIR में जो FIR तैयार है उसमें जो लिखा है उसी के समर्थन में जो साक्ष्य अदालत में पेश होगा उसी के बिहाफ पर आपको डिसीजन देना है। आप क्या जाने कि ये फर्जी मुकदमा है कि ओरिजिनल है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन बुद्धिमान है? हमें लगता है जो दरोगा जी रिपोर्ट बनाते हैं वही प्रमुख होते हैं। किसी मुकदमे के प्राण तत्व दरोगा जी होते होंगे जो FIR तैयार करते हैं। क्यों? अब जाने दीजिए, ये लाइव क्लास है, खुदा न खास्ता अगर कोई संज्ञान ले लें जज साहब तो हम तो बर्बाद हो गए। अच्छा खैर चलो। तो महात्मा गांधी ने लगभग मुकदमे ऐसे ही सुलझाए, है ना। वहां इनके अच्छे वकीलों में गणना होने लगी। बड़ी विषम स्थिति थी दक्षिण अफ्रीका में एशियाई मूल के लोगों की, एशियाई मूल के लोगों की बड़ी विषम स्थिति थी। अंग्रेज भारत और एशियाई देशों के अन्य नागरिकों को गुलाम के रूप में एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए खरीद कर दक्षिण अफ्रीका ले जाते थे। ये करार रहता था कि जब वो ड्यूरेशन पूरा होगा तो आपको अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन वो ऐसी कानूनी दांव पेंच कर देते थे कि जो एक बार वहां गया फिर वापस आ नहीं पाता था, उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी।
नागरिकता दोयम दर्जे की प्राप्त होती थी, क्योंकि वहां एशियाई रजिस्ट्रेशन कानून लागू था। एशियाई रजिस्ट्रेशन कानून, एशियाई मूल के जो लोग वहां के नागरिक बन जाते थे उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता था, है ना। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को एक बेल्ट पर ऐसे छाप कर उसे दे दिया जाता था, हमेशा गले में लटका के घूमना होता था। तो लोग दूर से ही देखकर आइडेंटिफाई कर लेते थे, पहचान लेते थे कि ये वही बाहरी वाला है। इसलिए लोग और अधिक उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। विश्वास करिए, ये जो यहां से जाते थे इसे गिरमिटिया पद्धति कहा जाता है, गिरमिटिया पद्धति। तो इन लोगों को न रहने को ढंग का आवास मिलता था, न खाने को भोजन मिलता था, बीमार होने पर दवा नहीं मिलती थी, न साफ सुथरा पानी मिलती थी, अच्छी हवा भी नसीब नहीं थी। ऐसे वातावरण में इनको रखा जाता था और तमामों बार तो कोड़ों से पीट पीट कर इनकी हत्या भी कर दी जाती थी और इन पर नाम मात्र का 1 रुपए 2 रुपए का आर्थिक दंड लगाकर अदालत अंग्रेजों को बरी कर देती थी। इवन इंडिया में भी जब ब्रिटिश ड्यूरेशन था, ब्रिटिश काल था, कोई अंग्रेज किसी भारतीय की हत्या कर देता था ना, तो 1 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए आर्थिक दंड लगाकर उसे मुक्त कर दिया जाता था। यही हाल वहां भी थी। तो ऐसे परेशान लोगों ने महात्मा गांधी से संपर्क स्थापित किया और कहा मुझे इस कानून से निजात दिलाइए। अब महात्मा गांधी ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में रुकना है। यद्यपि इस बीच में वो कई बार इंडिया आए गए, आते जाते थे, अपनी फैमिली को वहां ले गए, अन्य कार्यों से भी आए, लेकिन मूलतः वहीं रह गए। महात्मा गांधी का मानना था कि ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई आपकी है और आप स्वयं लड़ेंगे। और महात्मा गांधी ने उनको सिर्फ ट्रेंड किया, उन्हें प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया, उससे लोगों को जोड़ा। फीनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, जैसे साबरमती आश्रम उन्होंने इंडिया में स्थापित किया था, ऐसे फीनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया और वहां लोगों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित किया। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी निकालते थे ताकि उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। और अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही है और वह एशियाई रजिस्ट्रेशन कानून के खिलाफ हुआ था। अंततः सरकार ने एशियाई रजिस्ट्रेशन कानून को समाप्त किया। ठीक है। अब अन्य अनेक मामले भी वहां आते रहे दक्षिण अफ्रीकियों के, मूलतः रंगभेद नीति ही थी, उसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीकियों को लड़ने के योग्य बनाने के लिए महात्मा गांधी वहां और लंबे समय तक रुके रहे। अंततः जब महात्मा गांधी को लगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम हो गए हैं, तो महात्मा गांधी वहां से भारत के लिए प्रस्थान कर गए और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत पहुंच गए। उसी स्मृति में 9 जनवरी की तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का स्पष्ट कहना था कि यदि आप भारत में राजनीति करना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत देश को जानो और भारत के लोगों को जानो, तभी भारत में आप राजनीतिक रूप से सफल हो सकते हैं। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18। तो महात्मा गांधी ने पहला कार्य किया, अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। आगे चलकर उसी का नाम बदलकर साबरमती आश्रम किया गया। सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। इसी बीच अंग्रेजों ने भी महात्मा गांधी से संपर्क स्थापित किया
कहा देखिए इस विश्व युद्ध में हमारी स्थिति खराब है, भारत के लोग हमारे समर्थन में नहीं हैं, ये कार्य करिए, भारत के लोगों का हमें समर्थन दिलाइए, आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, हमारा कुछ आर्थिक सहयोग भी कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा बदले में, ते हुआ बदले में जब हम विश्व युद्ध जीतेंगे तो भारत में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करेंगे, क्योंकि यह विश्व युद्ध हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी को तो चूंकि भारत का दौरा करना ही था, भारत को जानो, भारत के लोगों को जानो। अगले 2 वर्षों तक महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत का दौरा किया, भारतीय नवयुवकों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, है ना। 1 आना 2 आना, 1 रुपए 2 रुपए, 1 पैसे 2 पैसे, लोगों से चंदा एकत्र करके करोड़ों रुपए अंग्रेजों को आर्थिक सहायता किया, इस प्रत्याशा में कि जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो भारत में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना होगी। फिलहाल विश्व युद्ध चल ही रहा था, इस बीच में महात्मा गांधी ने भारत में 3 सत्याग्रह आंदोलन कर दिए। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण किसान सत्याग्रह 1917 था। चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है। चंपारण के किसान नील की खेती करते थे। जैसे चीनी बनती है गन्ने से, गन्ने की खेती करता है किसान, ऐसे ही नील बनती थी नील कारखाना में। जैसे चीनी बनती है चीनी मिल में, ऐसे ही नील बनती थी नील कारखाना में। और जैसे गन्ने की खेती किसान करता था, ऐसे ही नील का पौधा किसान उगाता था, है ना। अंग्रेजों ने किसानों से एक एग्रीमेंट किया था, उसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। 3 कठिया पद्धति काठी भूमि मापने का पैमाना है, स्केल, है ना। देखो 1 गुणे 20 काठी बराबर 1 बिस्वा होता है। 20 गुणे 20 काठी बराबर 1 बीघा होता है ना। तो अंग्रेजों ने हमारे किसानों से एग्रीमेंट किया। वो इसलिए अंग्रेजों का कहना था, अभी मान लीजिए हम नील बनाने का कारखाना यहाँ स्थापित कर दें और आप आगे नील की खेती ना करें तो हमारा तो पैसा खर्चा हो गया, हम नील कहाँ से पाएंगे। तो आप हमें इस बात का वचन दीजिए कि आप नील का पौधा उगाएंगे। तो किसानों ने ये एग्रीमेंट किया था कि हम अपने कुल भू क्षेत्र के कुल कृषि योग्य भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे। इसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। बाद में मार्केट में केमिकल से ब्लू कलर बन गया, खोज कर ली गई कि ऑर्गेनिक कलर नहीं, केमिकल वाला ब्लू कलर। तो मार्केट में ऑर्गेनिक कलर की डिमांड घट गई, तो अंग्रेज मालिकों ने अपना कारखाना बंद कर दिया। तो हमारे किसानों ने कहा कि अब हमें नील की खेती भी करने की जरूरत नहीं है, जब कारखाना नहीं, नील नहीं बनना है तो खेती क्यों। अंग्रेजों ने कहा नहीं, मत करिए, लेकिन ये जो आपने एग्रीमेंट किया था उस भूमि का मालिक मैं हूं, उस पर हम आपसे भूमि कर टैक्स लेंगे। हमारे किसानों का कहना था ठीक है ले लीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने जो लगान की दर निर्धारित की बहुत ऊंची, इसी के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों ने आंदोलन किया। उसी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है,
जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन। अंततः सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और इसी आंदोलन की सफलता पर गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में दूसरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में किया, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में। अहमदाबाद के मिल मजदूरों की अपने मालिकों से मांग थी कि हमारे वेतन में 50% की वृद्धि की जाए। इसी मांग को लेकर महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये पहला अवसर था जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में किए गए आंदोलन के दौरान। अंततः मिल मालिक मजबूर हो गए और 50 नहीं लेकिन 35% की वृद्धि मजदूरों के वेतन में कर दी। महात्मा गांधी ने कहा चलो ठीक है, 50 मांग रहे थे, 35 कम नहीं है ना। महात्मा गांधी ने जो तीसरा सत्याग्रह आंदोलन किया वो है खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918, है ना। खेड़ा गुजरात का एक जिला है ना। प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज अधिकारियों ने किसानों से लगान की वसूली जारी रखा, जबकि भू राजस्व संहिता कहती थी कि इन स्थितियों में लगान की वसूली स्थगित कर देना चाहिए। इसी मुद्दे पर खेड़ा के किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में लगान न अदा करने का आंदोलन चलाया, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला तीसरा सत्याग्रह आंदोलन भारत का था। अंततः सरकार ने इस आशय का आदेश जारी किया कि लगान उन्हीं से लिया जाए जो स्वेच्छा से अदा करें। गांधी जी ने कहा किसकी इच्छा ही है। हाँ, तो यही कुछ बातें आप लोग थोड़ा सा लिखें, नहीं तो सब गड्ढ-मड्ढ हो जाएगा। हाँ, तो महात्मा गांधी की जन्म मृत्यु ये सब माता पिता तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, क्लियर है ना। चलिए लिखिए। प्रमुख उपाधियां, महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधि लिख लीजिए। प्रमुख उपाधियां, प्रमुख उपाधियां। तो हम यहां आपको 3 उपाधि उनकी लिखवाएंगे। अब ऐसे ही लाइन से लिखिए। कैसर ए हिंद, कौन सी उपाधि? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद दिख रहा है भाई? कैसर ए हिंद, इसके सामने लिख लीजिए अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेजों ने। दूसरी उपाधि महात्मा। इसके सामने लिखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरी उपाधि राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता। इसके सामने लिखिए सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। अब आप लोग लिखें राजनीतिक गुरु। इनके कौन राजनीतिक गुरु थे?
राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, पूर्ण विराम लगा के यहीं एक बात और लिख लीजिए। उसी में आगे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब लिखिए प्रमुख रचनाएं, महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, तो महात्मा गांधी ने तो ढेर सारी पुस्तकों की रचना, को 3 लिखवाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, पहली पुस्तक कौन सी है? माई माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। लिखिए में लिखी गई थी। दूसरी रचना महात्मा गांधी की गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। माई पॉलिटिकल गुरु। तीसरी रचना हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था पीसीएस प्री में कि जीएस में महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ तथा बेश्या कहा है? बांझ तथा बेश्या कहा है, दोनों शब्द का मीनिंग समझ रहे हैं ना? तो ये कहानी इसी पुस्तक में है। क्या लिखाना पड़ेगा? चलिए लिख लीजिए हिंद स्वराज के सामने। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ तथा बेश्या कहा है। ठीक है, चलिए फैक्ट वाइज लिखना है आगे। महात्मा गांधी ने
1889 से 91 तक इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई की। अगला फैक्ट, 1891 से 93 तक बंबई में वकालत की। अगला फैक्ट, 1893 गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। पूर्ण विराम उसी में आगे। रंग भेद नीति के कारण उनको ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर बलपूर्वक ढकेल दिया गया। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस, 1904 ईस्वी में फीनिक्स आश्रम, तथा 1910 ईस्वी में
टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अगला फैक्ट। महात्मा गांधी में, यार हमें लगता है ऑनलाइन ऑनलाइन वालों में गड़बड़ हो रहा होगा ना, थोड़ा सा ये कुछ हो सकता है। थैंक यू। चलिए आप लोग अगला फैक्ट लिखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ये नाम है, मनसुख लाल नजर थे। अगला फैक्ट। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में एशियाई रजिस्ट्रेशन कानून, एशियाई रजिस्ट्रेशन कानून के खिलाफ किया था। अगला फैक्ट। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस पहुंचे। उसी स्मृति में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम
की स्थापना की। आगे चलकर उसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया। हेडिंग, चंपारण किसान सत्याग्रह। उन्नीस सौ 17 ईस्वी। चंपारण किसान सत्याग्रह 1917 ईस्वी। लिखिए, यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। प्रथम सत्याग्रह था। अगला फैक्ट, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। अगला फैक्ट, यह आंदोलन चंपारण के किसानों ने अंग्रेज नील कारखाना मालिकों के खिलाफ तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया था। अगला फैक्ट, अंततः सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। अगली हेडिंग, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। उन्नीस सौ 18 ईस्वी। लिखिए, यह
महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया दूसरा सत्याग्रह था। अगला फैक्ट, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की मिल मालिकों से यह मांग थी कि हमारे वेतन में 50% की वृद्धि की जाए। अगला फैक्ट, इसी मांग को लेकर 15 मार्च 1918 ईस्वी को महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूर्ण विराम उसी में आगे। यह प्रथम अवसर था जब गांधी जी ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की। पूछा जाता है आपसे। अगला फैक्ट, अंततः मिल मालिकों ने मिल मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी। 35% की वृद्धि कर दी। ठीक है, चलिए थैंक यू। क्लास को यहीं पर हम विराम देंगे। अगले 2 दिन मैं रहूंगा नहीं, है ना, लेकिन सैटरडे को आपकी क्लास लूंगा। हाँ, 2 दिन मैं नहीं रहूंगा, कल और परसों। तो आप लोग अपनी शेड्यूल के अनुसार आइएगा। यदि ईश्वर चाहेंगे तो इस संडे को हम आपकी क्लास अवश्य लेंगे, ताकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो 2 दिन नहीं, सैटरडे को मैं फिर आ जाऊंगा, आपकी क्लास लूंगा। थैंक यू।